नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और ना केवल इक्विटी मार्केट्स बल्कि अलग अलग एसेट क्लासेस के जरिए आप कैसे अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाएं, कैसे अपने पोर्टफोलियो को बनाएं और कैसे आप बाजार के उतार चढ़ाव के अंदर अपने पोर्टफोलियो के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कमाएं कम से कम रिस्क के साथ। इसी में हमारी कोशिश रहती है और इसी पे आज हम बातचीत करेंगे योर मनी में। आज हमें बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक और खास मेहमान होंगे। उनका तो हम परिचय आपको देंगे ही, लेकिन अगर आप योर मनी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारी ईमेल आईडी है yourmoney@nw18.com और साथ ही साथ 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा आप योर मनी से फेसबुक और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं, वहां पर भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। आज हमारे साथ एक और खास मेहमान है, आनंद राठी वेल्थ के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज साहब मौजूद है। क्योंकि टॉपिक इतना डाइवर्सिफाइड था कि आज फिरोज सर को ही हमें बुलाना पड़ा, जिसमें हम इक्विटी मार्केट में डायरेक्ट निवेश करने वाले से लेकर और म्यूचुअल फंड या किसी और इंटरमीडियरी के थ्रू निवेश करने वाले तक सबसे बातचीत करेंगे। फिरोज सर के साथ एक लंबे अंतराल के बाद आज बातचीत हो रही है। फिरोज सर, पहले तो नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। इक्विटी मार्केट, क्योंकि आप डायरेक्टली बहुत बेहतरीन तरीके से, बखूबी तरीके से उसको समझते हैं और साथ ही साथ डायरेक्टली, और साथ ही साथ म्यूचुअल फंड मार्केट को तो आप डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस आपका है ही ऑलरेडी इस मार्केट को लेकर। तो दोनों ही टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। इक्विटी मार्केट जो कि एक तरफा तेजी दिखा कर गया है, जोरदार तेजी दिखा कर गया है, इंडेक्स में हाल फिलहाल में एक अच्छी तेजी आई है। तो इस तूफानी तेजी के बाद घबराने की जरूरत है, नहीं है? कैसे डाइवर्सिफाई करें, कैसे अपनी रणनीति बनाएं, क्या करें? नमस्कार सुमित जी, मेरा सौभाग्य है कि आपसे बात हो रही है अर्जों बाद और आपके दर्शकों से जुड़ने का मौका मिल रहा है। आपके प्रश्न का उत्तर हमारे हिसाब से आनंद राठी प्राइवेट वेल्थ में हम एक ही सिद्धांत पे इक्विटी एलोकेशन करते हैं कि अगर मार्केट एक फंडामेंटल लेवल के नीचे हो तो हम अपने क्लाइंटों का पूरा पैसा एक साथ निवेश करते हैं, और वो फंडामेंटल लेवल के ऊपर हो तो हम धीमे धीमे इन्वेस्ट करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हमारे काफी सालों से काम आया है, 10-12 साल से यही सिंपल प्रिंसिपल पे हम चलते हैं और निवेश करते हैं। इसीलिए अगर आपने देखा होगा, अगर आप आंकड़े देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के, तो अप्रैल से जून क्वार्टर में आनंद राठी वेल्थ के क्लाइंटों ने सबसे ज्यादा इक्विटी में पैसा लगाया, क्योंकि मार्केट उस लेवल से नीचे थी। सो पॉइंट वन ये कह रहा हूं कि एक फंडामेंटल लेवल आज के हिसाब से निफ्टी की 17,200 से 17,300 आती है हमारे कंप्यूटेशन के हिसाब से। अगर आपको मार्केट उसके नीचे कभी भी मिलती है तो आपको एक मुश्त निवेश करना है, उसके ऊपर मिलती है तो आपको धीमे धीमे 6 महीने की अलग अलग किश्तों में निवेश करना है। ये जो टारगेट हम कंप्यूट करते हैं 17,200-300 में बोल रहा हूं, ये अर्निंग्स के आधार पे होता है कि इस साल निफ्टी की कंपनियां 806 रुपए कमाने की उम्मीद रखती हैं, तो उसको अगर आप 20-21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर आएगा। इसीलिए हम उसको फंडामेंटल लेवल मानते हैं। पॉइंट वन। पॉइंट टू, ये जो कैलेंडर ईयर रहा है काफी इवेंटफुल रहा है। यूक्रेन की वॉर भी हो गई, इन्फ्लेशन का टेंशन भी हो गया, डॉलर का एप्रिसिएशन हो गया। ये सब को देखते हुए निफ्टी ने 18,300 भी दिखाया, 15,300 भी दिखाया, आज 17,950 पे क्लोज हुई। तो ये वॉलेटिलिटी निफ्टी ने हर साल दिखाई है, ना सिर्फ एक साल। ये साल थोड़ी मैग्निफाइड रही है, बट हमने ये भी देखा लास्ट 21 सालों में निफ्टी हमेशा पीक से लेके ट्रफ तक 14 से 15% एवरेज हर साल गिरती है। तो ज्यादा आश्चर्यचकित ना हो और घबराएं ना, अपना जो प्लान है उस पर डटे रहें। अगर निफ्टी 17,900 से वापस 16,000 दिखाती है तो लॉन्ग टर्म निवेशक को कोई चिंता की बात नहीं है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी इंडिया की और अच्छी बिल्ड हो रही है लास्ट 6 महीने से। यही खासियत है फिरोज सर की, कितनी आसानी से उन्होंने निफ्टी की ईपीएस, जिसको 806 उन्होंने कहा कि निफ्टी इस साल जो कमाने की उम्मीद रखता है 806 रुपये, वो ईपीएस की बात कर रहे हैं, और उसको 21 से 22 गुना, यानी जिसे आप निफ्टी की पीई मानते हैं, उसकी उन्होंने बात की। तो अगर टेक्निकली आप समझना चाह रहे तो ये दो टर्म ये उन्होंने यूज़ किया, लेकिन बहुत आसान शब्दों में उन्होंने बता दिया कि निफ्टी कैसे 806 रुपये कमाएगा, और उसको अगर आप 20-21 गुना कर देंगे तो निफ्टी के लेवल 17,200 के करीब आ रहे हैं। फिरोज सर, आमतौर पर जो सवाल हमें मिलते हैं उसके लिहाज से, जब बाजार गिरता है तो लोग अपनी एसआईपी रोक देते हैं, अपने लॉस वाले इन्वेस्टमेंट बेच देते हैं। उनको लगता है कि अब गिरावट आ रही है, ये बहुत नीचे तक जाएगी, सारा पैसा बुक कर लो, फिर नीचे हम ले लेंगे। ऊपर के लेवल पे वो सोचते हैं कि अब तो ये तेजी कभी खत्म होगी ही नहीं, ये चलती रहेगी, शेयर होल्ड करते हैं। कितना सही ये नोशन है?
सुमित जी, ये बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। आप ग्राउंड रियलिटी से जुड़े हुए हैं इसीलिए ये प्रश्न पूछ रहे हैं। कितना भी मार्केट आपको ये सिखा दे कि मार्केट टाइमिंग मुमकिन ही नहीं है, फायदेमंद हो ना हो या मुमकिन ही नहीं है, फिर भी एक इंसान को ये हमेशा मन करता है कि वो एंट्री लोअर लेवल पे करे और एग्जिट करके बाहर बैठे जब तक कि वापस एंट्री नहीं मिले। तो इसमें ये नहीं करना चाहिए, पॉइंट वन। पॉइंट टू, ये करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एसेट एलोकेशन अगर आपका ठीक है तो मार्केट की उतार चढ़ाव इररिलेवेंट होगी। पॉइंट थ्री, जब मार्केट गिरे तो आपको अपनी एसआईपी नहीं रोकनी है। और संतुष्टि की बात यह है कि इस साल भी, अगर आप इस फाइनेंशियल ईयर भी देखें, रिटेल निवेशकों ने एचएनआई से ज्यादा समझदारी दिखाई है, एफआईआई से भी ज्यादा समझदारी दिखाई है। ये बड़ी संतुष्टि की बात है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से जो एजुकेशन फैला है लास्ट 5-6 साल में, रिटेल निवेशक की एसआईपी अप्रैल महीने में 11,900 थी, जुलाई के महीने में जब मार्केट ने उतार चढ़ाव भी दिखाया 12,200 थी। तो रिटेल निवेशक ने अपनी एसआईपी नहीं रोकी है, ये बहुत संतुष्टि की बात है। एचएनआई ने, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, एक एचएनआई जिनसे हम बात करते हैं, उन्होंने 10 करोड़ रुपया लगाना था इक्विटी में, वो वेट कर रहे थे 15,800 की लेवल से कि 15,500 की लेवल मिलेगी। वो 300 पॉइंट के चक्कर में उन्होंने 2,000 पॉइंट की रैली गवा दी। और कब, अब पता नहीं कि वापस 15,500 आएगी कि नहीं, अब वो उत्सुक हैं कि लगा देते हैं पैसा। तो 300 पॉइंट के मुनाफे के लिए 2,000 पॉइंट चले जाएं 10 साल में, अगर ऐसा एक बार भी हो जाए तो पूरा जीरो सम गेम है। तो टाइमिंग ना करें। और रिटेल निवेशक ने बहुत अच्छा एसआईपी का नंबर दिखा के हमने सबको खुश किया है। आई थिंक दैट्स, आई होप द ट्रेंड कंटिन्यूज। तो ये बात तो बिल्कुल सही कही कि आप बाजार को टाइम नहीं कर सकते, और उस टाइमिंग को करने की बजाय आप, बेहतर ये है कि जो मौका आपके सामने है उसी को ही तुरंत इन कैश कर लीजिए। अच्छा, एक और सवाल, तो फिर हम सवाल जवाब पे जाएंगे फिरोज सर। पहले ये इक्विटी पे ही मेजरली सबका थ्रस्ट रहता है, क्या ऐसा कर सकते हैं कि जब भी बाजार गिरे तो हम इक्विटी से थोड़ा डेट पे स्विच कर जाए, एटलीस्ट तब तक बाजार का तूफान थम जाए, फिर वापस इक्विटी पे आ जाए? क्या ये कर सकते हैं क्या? नहीं सुमित जी, आई थिंक बाजार गिरने पे आपको उल्टा करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि रीबैलेंसिंग, देखिए, अगर आपने 50 रुपए इक्विटी में लगाए, 50 रुपए डेट में लगाए, और ये आपका निर्णय है कि 50-50 करूंगा, अगर मार्केट 20% गिर जाती है तो आपके जो 50 रुपए डले हुए हैं इक्विटी में, वो 20% से घट के 40 रुपए हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, डेट की मात्रा, डेट तो गिरेगा नहीं, तो आपके अब कुल मिला के 90 रुपए में 40 रुपए इक्विटी में है और 50 रुपए डेट में है। तो आपको अगर 50-50 वापस करना है, अपने जो बचे हैं 90 रुपए, उसमें आपको 45 रुपए इक्विटी में रखने और 45 डेट में रखने। तो आपको 5 रुपए डेट से निकाल के इक्विटी में डालने हैं। इसको कहते हैं रीबैलेंसिंग। ये रीबैलेंसिंग अगर आप हमेशा करते जाएं तो जाहिर सी बात है कि आप नीचे में खरीदेंगे और ऊपर में बेचेंगे। तो आपको मार्केट टाइमिंग ना करते हुए रीबैलेंसिंग करना है। उसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होती है ऊपर के स्तरों पे, और नीचे के स्तरों पे इक्विटी खरीदी जाती है। तो अगर आप ये रीबैलेंसिंग का मंत्रा हर रिटेल निवेशक या हर एचएनआई भी करें तो उससे 10 सालों में काफी फायदा होता है। और सेकंड बात यह है कि अगर आपकी अवधि 5 साल के ऊपर हो तो आपको 80% मिनिमम इक्विटी में रखना है। आज जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है, और बहुत सारे आंकड़े इकोनॉमिक वाले दे सकता हूं मैं बोर नहीं करूंगा दर्शकों को, कि 80% आप इक्विटी में भी रखेंगे और इस पैसे को अगर आप भूल जाएंगे तो आपको 13 से 14% या 12% की ओवरऑल रिटर्न आने की अच्छी खासी उम्मीद है। अगर 5 साल के भीतर है आपका लक्ष्य, 3 साल के ऊपर है, तो 60 से 70% आपको रखना है इक्विटी में। ये अगर आपने हिम्मत करके डरे बगैर ये 5 साल तक होल्ड किया तो आपको एफडी से दुगनी रिटर्न मिलने की उम्मीद है। वो पोर्टफोलियो का रीबैलेंसिंग करें, और अगर आप खुद, आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते तो आप फिरोज सर को तो सुनते ही रहते हैं, वो आप कभी भी आपके पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग आपको बता दें कैसे करनी है, कब करनी है। चलिए, अब हम चलते हैं सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करने के लिए। हमारे साथ पहले दर्शक सौरभ राठी साहब मौजूद हैं कोलकाता से बातचीत करने के लिए। सौरभ सर नमस्कार, सवाल पूछिए आप। जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सौरभ सर, आप बताइए क्या हाल चाल है आपके और क्या सवाल जी है? मेरा पहला सवाल है जी, मुझे 30 साल बाद मेरा रिटायरमेंट है। मैं अभी 31 इयर्स का हूँ, 61 में मेरा रिटायरमेंट होगा। ओके। तो तकरीबन मुझे 10 करोड़ चाहिए जी, क्योंकि मैंने इन्फ्लेशन को कंसिडर किया है। ओके। और दूसरा सवाल है जी, मेरे पोर्टफोलियो में एक फंड है डीएसपी मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ फंड। ओके। वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो मुझे उस फंड में कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ओके।
आपने इन्फ्लेशन कितना परसेंट काउंट किया है सौरभ जी? कितने इन्फ्लेशन को आप डिस्काउंट करके चल रहे हैं? जी अभी तो मैंने 10 से 11 कंसिडर कर रहा हूँ एक बार, क्योंकि मैं नहीं जानता कितना हो सकता है। ओके, तो आपने एवरेज 10 से 11% मान लिया, राइट? 10 से 11 लिया। चलिए, वैसे बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है, अगर इतना आ गया तो कंसर्न काफी रहेगा। खैर, अच्छा फिरोज सर, 10 करोड़ रुपए का एक पोर्टफोलियो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले 30 सालों में, और ये इन्फ्लेशन बहुत ही लॉजिकली इन्होंने इन्फ्लेशन को भी काउंट किया है, तो 10 से 11% थोड़ा हायर एंड पे मान के चल रहे हैं। दूसरी तरफ इनके पास एक फंड भी है मिड कैप का, जो फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है, डीएसपी का फंड है। तो क्या ये उससे निकल जाए, किसी और फंड में जाए, क्या करना चाहिए इन्हें? सुमित सर, सौरभ जी को ना पहली चीज तो ये करनी चाहिए कि इनकी जो मंथली इनकम है 50,000 रुपीज की, तो ये अगर 10 करोड़ रुपया इकट्ठा करना चाहते हैं 30 साल बाद, पहली तो अच्छी बात ये है कि 10 करोड़ रुपया 30 साल में इकट्ठा करना चाहते हैं, तो लंबी अवधि है, 31 की उम्र में ये प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये इनको 30,000 रुपए की एसआईपी करनी पड़ेगी। ये तो मुमकिन है नहीं कि 50,000 रुपए की पगार आए और 30,000 रुपए आपने सेविंग में डाल दिए, 20,000 में जिंदगी कटेगी। बट स्टेप अप एसआईपी जो है, जिसमें आप 15,000 से चालू कर सकते हैं, जो 30% हिस्सा है आपकी कमाई का, और जो मुमकिन है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। कहना आसान होगा कि 30,000 रुपए लगा के आप एसआईपी कर लो, तो 15,000 से शुरू करें। हर साल उसको आप स्टेप अप करें 10% से। लास्ट ईयर से इस साल जब भी आपकी आय बढ़े तो 10% से हर साल बढ़ाएंगे, तो भी आपके 12 करोड़ रुपए 12% की रिटर्न से भी पूरे हो जाएंगे। पॉइंट 1। सेकेंड, जो आपने इन्फ्लेशन का आंकड़ा लिया है, मेरे हिसाब से 10-11 ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन जो होता है 6-7% आएगा, बट एक इंसान की जैसे लाइफस्टाइलें बढ़ती हैं। आज जब आप ट्रेनों में सफर करते हैं, 10 सालों बाद आपको प्लेन की सफर की जरूरत पड़ेगी, तो लाइफस्टाइल अपग्रेड की भी एक चाह होती है इंसान की, जैसे वो उम्र बीतती है। तो आप 10-11% माने तो आपका लाइफस्टाइल अपग्रेड भी उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। दैट्स पॉइंट 2। पॉइंट 3 जो इनका क्वेश्चन है, डीएसपी मिड कैप का पास्ट परफॉर्मेंस रियर व्यू मिरर में इस स्कीम ने परफॉर्म नहीं किया है, बट इस स्कीम को हमने काफी बारीकी से एनालाइज किया है। विनीत सामरे इसके फंड मैनेजर है। इनके हर स्टॉक जो है उनकी हम टारगेट फाइंड आउट करके, इसकी टारगेट एनएवी जब हम कंप्यूट करते हैं, तो फ्यूचर इसका ब्राइट लग रहा है, और इससे आज निकलने का आपका बिल्कुल मन नहीं बनाना चाहिए आपको। ये जो आपने टफ पीरियड ऑलरेडी फेस कर लिया है, आज की जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं पोर्टफोलियो के, उनकी जो पोटेंशियल है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ब्राइटर लग रही है, सो स्टे द कोर्स। दैट्स व्हाट वुड बी द रिकमेंडेशन। सौरभ, तो सौरभ जी, आपको राय दी गई है, इन्फ्लेशन को कंसीडर करते हुए आप अपनी एसआईपीज को भी इंक्रीज कर सकते हैं। 15,000 से शुरू करके रीजनेबली आप उसे काउंट करिए, और अलग अलग फंड भी आपको बताए हैं फिरोज ने, जिसको आधार मान के आप निवेश कर सकते हैं लंबी अवधि के लिए, और आपका जो कॉर्पस है वो 12 से 13% की ग्रोथ के हिसाब से 12 से 13 करोड़ के आसपास पहुंच भी जाएगा। और रही बात जो अभी फिरोज सर कह रहे थे कि साल के साथ चीज़ें बदलती हैं, ये आप फिरोज जी को मत देखिए, वो सालों के साथ ऐसे ही हैं। पिछले 10 साल से और बेटर और यंगर और रेस्टलेस होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं विद एज। तो इसीलिए आप उनको मत कंसिडर करिए, आप नॉर्मल इन्फ्लेशन को कंसिडर करिए जो बढ़ती है। फिरोज सर को मत देखिए, वो यंग ही होते जा रहे साल दर साल। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं विनोद वर्मा साहब से, जो कि लुधियाना से हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद सर नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। सर ऐसे कि सर मेरे पास अभी तक 4 फंड हैं। कोटक मर्जी फंड में 3,000 है, एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड है, इसमें 5,000 है, एसबीआई फोकस इक्विटी फंड है, इसमें 7,000 है, और एसबीआई हाइब्रिड फंड है, इक्विटी हाइब्रिड फंड है, जिसमें 7,000 है। तो सर मेरा 15 साल के लिए मेरा टारगेट है 1.5 से 2 करोड़ का। 15 साल में 1.5 से 2 करोड़, और आपकी एसआईपी अभी मंथली 35,000, राइट? 714,5 सर अप्रोक्सीमेट 23,000। ओके, 23,000 के आसपास की आपकी एसआईपी है जी। ओके, फिरोज, इनका सवाल, 15 साल में ये 1.5 करोड़ का एक कॉर्पस मान रहे हैं, और करीब करीब इनकी 23,000 रुपए के आसपास की मंथली एसआईपी है। इनकम भी इनकी ठीक है, ये अच्छा पैसा उसमें सेव भी कर रहे हैं। पहले कंपैरिजन में इन्होंने थोड़ा एक छोटा कॉर्पस एस्टिमेट किया हुआ है, क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, इनकी जो 23,000 रुपए की एसआईपी है, अच्छी बात यह है कि 12% की भी रिटर्न पे ये 1.5 करोड़ पे पहुंचेंगे 30,000 रुपए की एसआईपी पे। अगर ये 23 आज कर सकते हैं, तो 5 साल बाद ये 10% 5 सालों की इंक्रीज तो कर ही पाएंगे मेरे हिसाब से। 22-23 की अगर आज एसआईपी कर रहे हैं तो पॉइंट 1 तो स्टेप अप कर लें आप हर साल की एसआईपी, तो आप ये जो लक्ष्य रखा है 15 साल का, ये जरूर पूरा होने की उम्मीद है। दैट्स पॉइंट 1। 80-20 आपको डेट और इक्विटी देखना है, और आप जो एसआईपी करंटली कर रहे हैं उसमें एक हाइब्रिड स्कीम भी है, थोड़ा सा डेट भी है, बट ओवरऑल पोर्टफोलियो देखें जिसमें पीपीएफ भी आता है, ईपीएफ भी आता है, सबको साथ देखें। म्यूचुअल फंड को अलग नहीं देखना है, क्योंकि पैसे आप ही के हैं,
जो पीपीएफ में है, ईपीएफ में है, एनपीएस में है, ये सबको साथ मिलके एसेट एलोकेशन देखना है, ना कि सिर्फ म्यूचुअल फंड का एसेट एलोकेशन। दैट्स वन फीडबैक। तीसरी बात यह है कि आपके पास 3 स्कीमें एसबीआई की हैं, जो कि अच्छी रणनीति नहीं है। एसबीआई बहुत अच्छा फंड हाउस है, टॉप फंड हाउस है, 7 लाख करोड़ मैनेज करता है, बट एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी की खासियत होती है, तो आपको 4 अलग एसेट मैनेजमेंट कंपनी में 4 अलग अलग एसआईपी करनी चाहिए, ताकि सबकी स्ट्रेंथ को आपको पोर्टफोलियो में पुश मिले। दैट्स वन फीडबैक। सो यू कैन एग्जिट एसबीआई मैग्नम मिड कैप को, आपको एग्जिट कर सकते हैं, एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड को आप एग्जिट कर सकते हैं, और आपको इन्वेस्ट करना है फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप में, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में, आईसीआईसीआई फोकस्ड इक्विटी, कोटक इमर्जिंग इक्विटी और एसबीआई कॉन्ट्रा। 5 स्कीमें मैंने बता दी हैं। इसमें से आप अपने करंट 2 स्कीमों को, और इन 5 स्कीमों में टोटल आपके पास अगर 23,000 रुपए की एसआईपी है, तो आपके पास 7 एसआईपी करने की गुंजाइश है, क्योंकि 23,000 22,000 अच्छी अमाउंट होती है फ्रॉम एन एसआईपी स्टैंड पॉइंट। जो आपके पास फंड्स थे उनमें अगर आपको फेरबदल करना है या कुछ नए एडिशन करने हैं, तो स्क्रीन पर आप ये देख रहे हैं, आप इसकी फोटो खींच सकते हैं, इन्हें लिख सकते हैं। फिरोज सर ने आपको कुछ विकल्प बताए हैं जिनको आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। और बार बार फिरोज सर ये बात कह रहे हैं कि आप विद टाइम अपनी एसआईपीज को बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे आपकी इनकम का लेवल बढ़े, वैसे वैसे अकॉर्डिंगली अपनी एसआईपी के लेवल्स को भी बढ़ा सकते हैं। तो ये एक बेटर रणनीति रहेगी गोइंग फॉरवर्ड आपके कॉर्पस को और जल्दी अचीव करने के लिए। अच्छा, एक सवाल हमारे पास ईमेल के जरिए आया है। इस सवाल हमें भेजा है निशांत राउत ने असम से। इनकी उम्र 42 साल है, इनकम करीब करीब 1,20,000 रुपए है, और इनका जो लक्ष्य है 8 साल के लिए, 8 साल में अपनी जो बेटी है उसकी एजुकेशन के लिए 50 लाख, और 14 साल की इनकी जो बेटी है उसके लिए करीब 50 लाख रुपए शादी के लिए, और बाकी रिटायरमेंट की पूंजी 2 से 2.5 करोड़ रुपए ये करना चाह रहे हैं। तो ये एक इन्होंने टारगेट्स अपने रखे हुए हैं। इनके पोर्टफोलियो में 23,000 की एसआईपी है, जिसमें एसबीआई ब्लू चिप फंड है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड है, आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी एंड डेट फंड है, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ग्लोबल एडवांटेज फंड है। तो फिरोज सर, टारगेट्स तो इन्होंने रखे हैं, ये अच्छी चीज़ है कि पहले से इन्होंने अपने प्री डिसाइडेड टारगेट्स रखे हुए हैं, फंड्स का चुनाव भी कर रखा है। तो डायरेक्टली इससे हो जाएगा, या इक्विटी भी ऐड करें पोर्टफोलियो में, या और एग्रेसिव फंड्स की जरूरत होगी? सुमित जी, मेरे हिसाब से पहला एक चेक जो मैं हमेशा करने की कोशिश करता हूं कि आपकी टोटल इनकम कितनी और आपकी सेविंग कितनी। तो आपको मिनिमम 30% जितनी सेविंग तो करनी ही चाहिए। 1.2 लाख की अगर आपकी मंथली सैलरी है, तो अगर आप 23,000 कर रहे हैं, तो अगर आप 30% माने तो 36,000 तो मिनिमम होनी चाहिए, जितनी आपको वॉलंटरीली इक्विटी में सेविंग करनी चाहिए। क्योंकि आज अगर आप देखें तो नया टैक्स का जो मेथड है, उससे सिर्फ 15% का टैक्स लगता है अगर आप 15 लाख रुपए साल के कमाते हैं। हमने ऐसा भी दौर इंडिया में देखा है जहां 80-70% की टैक्स रेट होती थी। तो ये जो इन्वेस्टमेंट के पैसे जो आप किनारे करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, उसको एक टैक्स की तरह माने, और एटलीस्ट 30% मिनिमम अपनी सैलरी का सेव करें, क्योंकि इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ रही है, लोगों की लाइफें बढ़ रही हैं। तो रिटायरमेंट के बाद 20-30 साल जीना है आपने इसी पैसे के साथ। तो आपको आज थोड़ी कटौती करनी पड़ेगी आपके खर्चे में, ताकि आप वो जो एक्सपेक्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ती हुई देखें और अपनी लाइफस्टाइल को प्रोटेक्ट कर सकें। सुमित जी, थोड़ा डाइग्रेस करूंगा, बट ये मैं देख रहा था इंडिपेंडेंस डे के दिन 1947 में इंडिया की जो मेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो सिर्फ 34 साल की थी। अब वो 70 साल की हो गई है। मतलब पहले 34 साल में मोर्टेलिटी हो जाती थी, आदमी चल बसता था, तो आज 70 साल हो गई है। तो आई पर्सनली थिंक रिटायरमेंट को फ्रूटफुल बनाने के लिए मिनिमम 30% सेव करना चाहिए। नाउ क्विकली गोइंग टू हिज क्वेश्चन, आपको 72,000 की जरूरत पड़ेगी अगर आप 12% की रिटर्न मानेंगे। अगर आप 14% की एक्सपेक्टेड रिटर्न मानते हैं 90-100% इक्विटी करके, तो आपको कुल मिला के 45,000 की एसआईपी की जरूरत पड़ सकती है टू मीट ऑल योर 3 गोल्स। थोड़ी स्कीम्स में बदलाव बता देता हूं। फंड जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी, आईसीआईसीआई फोकस्ड इक्विटी और क्वांट टैक्स प्लान। जो स्कीम्स आपको एग्जिट करनी है हमारे हिसाब से, आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई प्रू ग्लोबल इक्विटी, ग्लोबल एडवांटेज फंड, कोटक मिड कैप, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी, आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी एंड डेट फंड। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी में लॉक इन हो सकता है, अगर वो किस्तें 3 साल पूरी कर चुके हैं तो उसमें से भी आप ये 5 स्कीमों से निकाल के, अगर जो 4 स्कीमें हमने रीड आउट की आपके लिए, उसमें अगर आप निवेश करेंगे तो आपका कंटेम्प्रेरी पोर्टफोलियो बनेगा। निशांत जी, तो निशांत जी, आपको डिटेल में बता दिया गया है किस तरह से अपनी रणनीति बताएंगे। फिरोज सर ने आपको ये भी बता दिया कि रिटायरमेंट के लिए आपको कितना कॉर्पस चाहिए,
और साथ साथ आप किन किन स्कीम्स के अंदर निवेश कर सकते हैं। स्कीम्स के नाम आपकी स्क्रीन पर हैं, फिर बता आप अकॉर्डिंगली आप अपने समय के हिसाब से इसमें कर सकते हैं। फिरोज सर, एक सवाल थोड़ी देर से लोगों के सवालों के बीच में निकल कर आया कि जब भी बाजार गिरता है आमतौर पे म्यूचुअल फंड के साथ लो प्रलोभन शुरू हो जाता है कि क्या हम इक्विटी में भी डायरेक्टली उतर जाएं। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो क्या करें? सुमित जी, मेरे हिसाब से जब मार्केट गिरती है तो म्यूचुअल फंड्स में नेगेटिव दिखता है तो लोग कहते हैं मैं क्यों ना कर लूं, मैं एफडीओ में क्यों ना चला जाऊं। तो दो चीजें आपको देखनी है कि म्यूचुअल फंड सबसे कम रिस्क है। क्यों कहूंगा मैं आपसे, क्योंकि काफी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं, मैं नाम बता सकता हूं बट इस शो के लिए रेलेवेंट नहीं है, जो नीचे गिरे और 10-10 साल तक वापिस नहीं आए ऊपर। ऐसे काफी सारे स्टॉक्स हैं। बट म्यूचुअल फंड जो 25-30 साल से पुराने जो म्यूचुअल फंड हैं, प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड इंडिया में 1992-93 में चालू हुए, ऐसे हमने 5 फंड लिए और उनकी एनालिसिस की और हमने ये देखा कि अगर किसी ने 10 साल तक निवेश अपना रखा होता तो सबसे बदनसीब इन्वेस्टर की रिटर्न आई है 11%, साल दर साल कॉम्पाउंडेड। तो सबसे बदनसीब आदमी की अगर 11% की रिटर्न आई है, अगरचे वो 10 साल होल्ड करने के लिए तैयार है, तो किस रिस्क की बात कर रहे हैं? रिस्क है नहीं। रिस्क तब होता है जब आप छेड़ने जाते हैं उसको, तो फिर रिस्क जरूर होता है। तो स्टॉक्स और रिस्की होते हैं, वो नीचे जाएंगे तो ऊपर आएंगे, इसकी गारंटी नहीं होती। बट म्यूचुअल फंड ज्यादातर वापस आ ही जाते हैं। पॉइंट 1। पॉइंट 2, हमने ये भी एनालाइज किया कि जब भी मार्केट साल दर साल गिरती है तो एवरेज 300 दिन में रीबाउंड होता है। इस बार रीबाउंड काफी जल्दी हो गया। जून में सबसे लोवेस्ट पॉइंट था, जुलाई में देखते हैं कि हम अगस्त में देखते हैं कि वापस आ गए पीक पे। तो वर्स्ट कम वर्स्ट 300 दिन लगते हैं एवरेज मार्केट को रिकवर करने के लिए, तो सब्र रखिए। दैट्स पॉइंट 2। पॉइंट 3, अगर आपका गोल जो है साल 2 साल 3 साल ही दूर है तो जरूर चिंता का विषय है। ऐसा नहीं कहूंगा कि चिंता का विषय नहीं। तो हमेशा इससे एक सीख लें कि अगर आपका गोल 2 साल और 3 साल के नजदीक आ जाए तो आपको इक्विटी से डेट में जरूर जाना है। सोच के देखिए, कोविड के साल में अगर मार्केट गिर जाए और आपको अगर उस गोल की कार खरीदनी हो तो आपके तो इक्विटी मार्केट्स अगर नीचे होती तो आपका नुकसान हो जाता है। सो दैट्स द ओनली एक्शनेबल, सुमित सर, एंड आई थिंक वी शुड हैव द करेज टू स्टे इन्वेस्ट। फिरोज सर, लगे हाथ तो 4 फंड भी बता दीजिए जहां पर अगर निवेश करना हो तो किनको सूची में बना के हमेशा रखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से टॉप फंड्स, एक कोटक इमर्जिंग इक्विटी होगा, एसबीआई कॉन्ट्रा होगा, अगर मैं इस वीक का बात करूं तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, ये कोटक आईसीआईसीआई फोकस्ड इक्विटी एंड कैनरा रेबको फ्लेक्सी कैप। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप यू कैन स्किप, प्रशांत जैन ने एक अपनी रेजिग्नेशन टेंडर की है। तो द टॉप 4 स्कीम्स will be SBI Contra and ICICI Focus Project, Kotak Emerging and Canara Robeco Flexi Cap। नाम आप लिख लीजिए जो कि फिरोज सर की तरफ से टॉप पिक्स के तौर पे, टॉप फंड्स के तौर पे आपको बताए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज सर, और एक बार फिर से बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके एक लंबे अंतराल के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए, बातचीत करने के लिए और अपना वक्तव्य हम सबको साझा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो फिलहाल अब योर मनी को ही समेटेंगे, लेकिन लगातार आगे भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा। नमस्कार।